नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। पहले आपको पाकिस्तान की ऐसी वीडियो कुंजी दिखाएंगे जिसमें बेहिसाब गुस्सा है, दर्द है और सत्ता के लिए शोले हैं। ये कुंजी टीम इंडिया से मिली उस हार की है जिसके बाद पाकिस्तान ने न सिर्फ टीवी तोड़े हैं बल्कि दिल भी टूटे हैं। लेकिन कैसे ये पाक टीम नहीं बल्कि उसके सत्ताधीशों की असली हार है, ये समझेंगे। फिर पहली बार कैमरे पर दिखा जिनपिंग का परमाणु पाताल लोक भी आपको दिखाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है जिसमें चीन के कुछ खतरनाक इरादों वाला प्लान सामने आया है। ये क्यों अमेरिका के साथ भारत के लिए भी चिंता का विषय है, देखिएगा। इसके बाद एआई महाकुंभ वाली कुंजी है जो दिल्ली में शुरू हुआ है। इसमें करीब 65 देश और करीब 600 स्टार्टअप्स हैं। साथ ही एक सवाल भी है, क्या भारत दुनिया की एआई कैपिटल बनने की काबिलियत रखता है? इसका विश्लेषण सत्ता के नंबर गेम से करेंगे। ट्रेड डील पर क्लेश लगातार जारी है। राहुल गांधी ने सरकार से समझौते पर 5 सवाल किए थे। इसे किसानों के साथ विश्वासघात बताया था। इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया और ये कहा कि राहुल गांधी को ना तो ट्रेड की समझ है ना टेक्नोलॉजी की। एक सियासी क्लेश बंगाल में भी है। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में अनियमितताओं पर चुनाव आयोग ने 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इसे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का जरूरी एक्शन बताया, तो टीएमसी ने कहा कि चुनाव आयोग केंद्र के दबाव में है। ईरान अमेरिका के बीच शांति होगी या युद्ध होगा, इसका फाइनल ब्लूप्रिंट कल स्विट्जरलैंड के जिनेवा से आएगा, जहां ईरान अमेरिका की फाइनल मीटिंग होने वाली है। बातचीत पे यूएस यूरेनियम संवर्धन खत्म करने और मिसाइलों की रेंज सीमित करने की मांग करेगा। और चेक बाउंस केस में 11 दिन बाद बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को अंतरिम जमानत मिल गई है। हालांकि उन्हें कोर्ट के निर्देश पर 1.5 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना पड़ा है। कोर्ट ने उन्हें पासपोर्ट सरेंडर करने का भी आदेश दिया है। आज सत्ता में पहले उस लत की बात जो पाकिस्तान को लग गई है। ये लत है हार की, सत्ता युद्ध की हो या क्रिकेट की। पाकिस्तान सरेंडर कथा के नए नए अध्याय लिख रहा है। आप सब ने 1960 में आई बॉलीवुड फिल्म का एक गाना जरूर सुना होगा। अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म। आज ये गाना पाकिस्तान और उसकी आवाम भी बड़ी शिद्दत से याद कर रही है, बस लिरिक्स थोड़े बदल गए हैं। पाकिस्तान में गाना ये है, अजीब दास्तां है ये, बॉयकॉट से शुरू और बेइज्जती पर खत्म। ये हम नहीं, खुद पाकिस्तानी ही कह रहे हैं और अपनी उस टीम को लानतें भेज रहे हैं जिन्होंने गरीबी और बदहाली से दुखी इस मुल्क की किस्मत में एक और दुख लिख दिया है। वैसे पाकिस्तान ने अपनी बेइज्जती की एडवांस्ड बुकिंग उसी दिन करा ली थी जब उसने बांग्लादेश के नाम पर वर्ल्ड कप से बॉयकॉट ड्रामा शुरू किया था। लेकिन यू टर्न मारते मारते कहानी सरेंडर पर जाकर खत्म हुई। अब पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि अगर वो अपने बॉयकॉट वाले फैसले पर अड़ा रहता तो कम से कम इतनी बेइज्जती तो ना होती। ये दुख इस वक्त पाकिस्तानियों को अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों का नाम लेकर जुबान से शोले बरस रहे हैं। कोई कह रहा है कि भारत के साथ ना खेलने वाले स्टैंड पर अड़े रहते तो इज्जत बच जाती। कोई पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नालायक और निकम्मा बता रहा है। कोई ये पूछ रहा है कि आखिर भारत के हाथों कब तक जलील होना पड़ेगा। किसी का दर्द है कि पहले से मुल्क में इतना दुख है और अब क्रिकेट भी दर्द दे रहा है। कोई ये कह रहा है कि पाकिस्तान की अगली नस्लें भी टीम इंडिया से नहीं जीत पाएंगी। तो एक पाकिस्तानी ये कहते मिला कि अब उसे हार पर दुख नहीं होता क्योंकि उन्हें हार की आदत हो गई है। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया से मिली हार के बाद पाकिस्तान में दुख का बवंडर आया है, जिसमें स्वयंभू बॉम्जी द किंग, कप्तान सलमान आगा, प्रीमियर गेंदबाज शाहीन आफरीदी के साथ उनके ट्रॉफी चोर पीसीबी प्रमुख की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पाकिस्तान के दुख को बढ़ाने वाली 2 और तस्वीरें हमारे पास हैं। इसमें जश्न है, खुशी है, आतिशबाजी है और ये सब पाकिस्तान के बिल्कुल करीब हुआ है। अफगानिस्तान से भी आई है। जहां पाकिस्तान में दिल और टीवी टूटे तो अफगानियों के मन में खुशी के लड्डू फूटे। जब जब पाकिस्तान का विकेट गिरा वहां लोगों ने जश्न मनाया। अब सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें शहबाज और मुनीर के दिल पर गहरे जख्म कर रही होंगी। इसकी एक और वजह है, असल में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ मुकाबला एक ऐसा मैच बन गया था जिसमें पाकिस्तानी सत्ता भी शामिल थी। बांग्लादेश के नाम पर जो ड्रामा हुआ उसका रिमोट मुनीर के हाथ में था। डायलॉग बाजी पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से की जा रही थी और चेहरा और मोहरा थे पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। इसीलिए असल में ये सिर्फ पाकिस्तानी टीम नहीं बल्कि यहाँ के पाकिस्तान के सत्ताधीशों की हार है।
इसीलिए पाकिस्तान के लिए इस हार में एक मैसेज भी है। वो अपना इन्वेस्टमेंट आतंकियों की टीम बनाने में नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की अच्छी टीम बनाने में करे, जिससे रिटर्न के तौर पर उसे जीत नसीब हो। अगर सत्ताधीशों का फोकस बुलेट से ज्यादा बैट और बम फेंकने की ट्रेनिंग से ज्यादा गेंद फेंकने की ट्रेनिंग देने पर होगा, तो शायद भविष्य में नतीजे थोड़े बेहतर हो सकेंगे। अब आपको पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से मिलवाते हैं, जो एशिया कप में हार के बाद भारत की ट्रॉफी चुराकर भाग गए थे और कल जब पाकिस्तान की हार कंफर्म हो गई तो स्टेडियम से नजर चुराकर भागते दिखाई दिए। जिस वक्त मैच में पाकिस्तान की टीम भारत के गेंदबाजों के आगे सरेंडर कर रही थी, ठीक उसी वक्त मोहसिन नकवी चोरी से अपनी कार में बैठकर निकलते हुए दिखाई दिए। वैसा मैदान छोड़कर भागना पाकिस्तान की पुरानी आदत है और वो इसमें चैंपियन भी है। वैसे मोहसिन नकवी वो शख्स भी हैं जिन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बर्बादी का डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर बताया जाता है, जो टीम का चयन टैलेंट नहीं बल्कि मनचाही इच्छा अनुसार करते हैं। नतीजा क्या है सबके सामने है, इसीलिए मोहसिन नकवी के खिलाफ भी पाकिस्तान में गुस्सा है। भारत के दूसरे पड़ोसी चीन की बात करते हैं, जिसका सीक्रेट परमाणु प्लान अब सामने आ चुका है। दुनिया में अभी कई वॉर फ्रंट एक्टिव हैं। ऐसे में सभी देश अपनी रक्षा और ताकत को बढ़ाने में लगे हैं। इस बीच चीन से एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। बड़ा अपडेट यह है कि चीन अपने परमाणु हथियारों की संख्या तेजी से बढ़ा रहा है। इसके लिए न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हो रहा है। जिनपिंग ने सीक्रेट तरीके से पहाड़ों के नीचे एटम बम की फैक्ट्री बना ली है, जो दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के पहाड़ी इलाके में है। खबर यह है कि चीन यहां परमाणु बम बना भी रहा है और टेस्टिंग भी कर रहा है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने यह आरोप लगाया था कि चीन ने 2020 में गुपचुप तरीके से परमाणु टेस्ट किया, जिसकी भनक उस तक किसी को नहीं लगने दी। लेकिन अब जिनपिंग की पूरी परमाणु प्लानिंग सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सामने आ चुकी है। अमेरिकी मीडिया एजेंसी द न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से चीन के पास बड़े न्यूक्लियर वेपन इंफ्रास्ट्रक्चर होने का दावा किया है। इन तस्वीरों में नए बंकर, पाइपलाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे कई निर्माण दिख रहे हैं। हम आपको वो सैटेलाइट तस्वीरें भी दिखाते हैं, जिसमें जो ये तस्वीर है इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये जो चिमनी है वो भी आप देख सकते हैं। ये वेंटिलेशन हैक है। परमाणु हथियारों के निर्माण और उसकी टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये चीन की जो जगह है, ये पिंगटोंग परमाणु साइट की दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर वर्ष 2022 की है, देखिए ये तस्वीर 2022 की है और ये तस्वीर 2026 की है। और इसमें अंतर क्या है वो भी हम आपको बता दें। 4 साल पहले की तस्वीर में जहां सिर्फ खुदाई और शुरुआती ढांचा ही दिख रहा है 2022 की तस्वीर में, वहीं अभी की जो तस्वीर है, जो 2026 की तस्वीर है, इसमें पूरी तरह से तैयार न्यूक्लियर यूनिट दिख रही है। पाइपलाइनों का जाल बिछा हुआ है। 360 फीट ऊंची एक चिमनी दिखाई दे रही है। देखिए ये जो चिमनी है, 360 फीट ऊंची चिमनी है, ये दिखाई दे रही है, जो जमीन के नीचे की गर्मी और गैस को बाहर निकालने के काम आती है। इस तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साफ पता चलता है कि चीन यहां कर क्या रहा है। तस्वीर में एक जगह वो यूनिट भी दिखाई गई है जहां प्लूटोनियम पिट बनाया गया। देखिए प्लूटोनियम पिट बनाने की संभावित यूनिट है ये, इसकी बात की जा रही है। देखिए एयर हैंडलिंग इक्विपमेंट है यहाँ पर और हीट एक्सचेंज यूनिट भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये वो चिमनी है जिसको हमने दिखाया था। इसको करीब से जब तस्वीर में देखेंगे तो ये जो 360 फीट ऊंची चिमनी है वो दिखाई देती है। गेट पर शी जिनपिंग का स्लोगन लगा हुआ है, मजबूत सुरक्षा की दीवार है। यानी यहाँ पर जिस तरह की तैयारी है, जिस तरह से ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, ये साफ तौर पर इशारा करता है कि यहाँ पर चीन बड़ा कुछ कर रहा है। प्लूटोनियम पिट किसी भी एटम बम का सबसे अहम हिस्सा होता है। वहीं 360 फीट ऊंची चिमनी भी है, जो जमीन के कई फीट नीचे चल रहे एक विशाल परमाणु प्लांट का हिस्सा है। सैटेलाइट तस्वीरों में इस प्लांट के चारों तरफ आपको घेराबंदी दिखाई देगी। कंक्रीट के बंकर्स और ऊंची दीवारें साफ देखी जा सकती हैं। खास बात यह है कि इसके गेट पर एक राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्लोगन लिखा है कि अपने उद्देश्य पर डटे रहें और मिशन को हमेशा याद रखें। इसी परमाणु साइट की एक और तस्वीर जारी की गई है, जिसमें 2 एंट्री गेट बने हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं। 2 एंट्री गेट हैं, एक अभी निर्माणाधीन दिखाई दे रहा है। खतरनाक परमाणु सामग्री रखने के लिए अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनाई गई है। इसके अलावा जिटोंग परमाणु साइट्स की सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी हुई हैं। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पिछले 2 वर्ष से चीन यहाँ क्या कुछ कर रहा है। यहाँ कई हाई सिक्योरिटी बंकर बनाए गए हैं। अभी भी कई बंकर का काम जारी है।
इन तस्वीरों का विश्लेषण करने के बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिंगटोंग के चीन परमाणु हथियार तैयार कर रहा है। वहीं जिटोंग में जैसे बंकर हैं वो हाई एक्सप्लोजिव टेस्टिंग के काम आते हैं, उस तरह के बंकर बनाए गए हैं। पिंगटोंग में प्लूटोनियम पिट्स बन रही हैं। ये धातु के छोटे गोले होते हैं जो परमाणु बम के कोर का काम करते हैं। बिना इसके परमाणु विस्फोट मुमकिन नहीं है। कुल मिलाकर इन तस्वीरों का संदेश साफ है कि सिचुआन की रहस्यमयी पहाड़ियां अब चीन के न्यूक्लियर हथियारों का नया और आधुनिक ठिकाना बन चुकी हैं, जिससे आने वाले वक्त में वैश्विक सुरक्षा के समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। इन परमाणु तैयारियों के साथ चीन ने अपनी मंशा साफ कर दी है। वो अब परमाणु रेस में अमेरिका और रूस की बर्बादी करना चाहता है। सिप्री के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में अभी 12,000 से भी ज्यादा परमाणु बम हैं। अमेरिका और रूस दोनों के पास इस वक्त 5-5 हजार से ज्यादा एटम बम हैं। अभी तक चीन 600 परमाणु बम बना चुका है। उसका प्लान है कि वो हर साल 100 परमाणु बम बनाएगा। इस लिहाज से चीन वर्ष 2030 तक हर हाल में 1000 परमाणु बम बनाना चाहता है। चीन को इस न्यूक्लियर चाल से अमेरिका भी बेचैन है, क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच पिछले 15 वर्षों से लागू न्यू स्टार्ट परमाणु संधि आधिकारिक रूप से अब खत्म हो चुकी है। इस बीच चीन का भी न्यूक्लियर रेस में शामिल होना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए अमेरिका अब एक नई व्यवस्था की मांग कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि रूस के साथ न्यू स्टार्ट संधि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। एक नई परमाणु संधि लाई जानी चाहिए जिसमें चीन को भी शामिल किया जाए। हालांकि चीन ऐसे किसी भी समझौते में शामिल होने से साफ इनकार कर चुका है। अमेरिका का आरोप यह है कि चीन अपने परमाणु हथियार भी बढ़ा रहा है और पारदर्शिता से भी बच रहा है। चीन ना तो अपने परमाणु कार्यक्रम की जानकारी साझा करता है, ना ही किसी समझौते में शामिल होना चाहता है। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की सत्ता की बात करते हैं, जिसमें डर भी है और अवसर भी। क्योंकि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक बार ये कहा था कि एआई मानवता के लिए आग या बिजली से भी बड़ा बदलाव लाने वाला हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में एआई ने जो स्पीड अपनाई है वो इस ओर इशारा कर रहे हैं। और ऐसे में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट का आयोजन हो रहा है, जिसका नाम है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। पीएम मोदी ने आज इसका उद्घाटन किया। 21वीं सदी के जिस दौर में दुनिया जी रही है, वहां कोई भी एआई से दूर नहीं रह सकता है। और जो इससे जीतना चाहता है, उससे ज्यादा दूर जाने की कोशिश करेगा, वो उतना ही पीछे होगा। एआई से डरने का मतलब है जैसे बिजली से डरना। बिजली के तार छुएंगे तो करंट लगेगा, लेकिन बिजली से रोशनी होगी। यानी एआई से दूरी बनाने से काम नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति में भारत में आयोजित इस एआई समिट का महत्व बढ़ जाता है। महत्व इसलिए भी क्योंकि इस समिट में दुनिया के 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। 100 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ इसमें शामिल हो रहे हैं। 135 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इसमें मौजूद होंगे। इसमें शामिल होने के लिए 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 300 एग्जीबिशन पवेलियन लगाए गए हैं। इसमें करीब 600 हाई पावर्ड वाले स्टार्टअप हैं। 13 देशों के एआई पवेलियन भी यहां मौजूद हैं, जबकि 30 से ज्यादा देशों की 300 कंपनियां अपने एआई गैजेट्स और तकनीक को यहां दिखाएंगी। इतना ही नहीं, 70,000 वर्ग मीटर से ज्यादा बड़े एरिया में आयोजित होने वाले इस समिट में 25 लाख विजिटर्स के आने की उम्मीद भी है। ऐसे में सवाल यह है कि जब भारत इतना बड़ा आयोजन कर रहा है, तो क्या उसमें एआई की राजधानी बनने की क्षमता भी है? यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि भारत के पास सबसे बड़ा टैलेंट पूल है और सबसे सस्ता डेटा है। भारत एआई के जरिए मैन पावर को कम करने की नहीं, बल्कि उन्हें एम्पावर यानी ताकत देने की कोशिश कर रहा है। इसे आप देसी एआई पावर भी कह सकते हैं। भारत में एआई की राजधानी बनने की क्षमता इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका के पास पैसा है, चीन के पास डेटा है, लेकिन हमारे पास डेटा भी है, डाइवर्सिटी भी है और टैलेंट पूल भी है। भारत में जब एआई काम करेगा तो उसे हर स्टेट ऑफ सोसाइटी में काम करना होगा। इतनी डाइवर्सिटी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। इतने कल्चर नहीं है, इतनी भाषाएं नहीं बोली जाती हैं। इसीलिए एआई के लिए भारत एक बेहतरीन जगह हो सकती है। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े एआई एक्सपर्ट्स इसमें शामिल हो रहे हैं। फिर चाहे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हो, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स हो, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन हो, एनविडिया के सीईओ जेनसन हुआंग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इसमें शामिल होने कल पहुंच रहे हैं। इस पूरे इवेंट पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, लेकिन पहले एक रील देखिए कि वहां क्या क्या तैयारी है।
दुनिया के तमाम दिग्गजों का एआई समिट में पहुंचना शुरू हो गया है। इसकी आधिकारिक शुरुआत आज से हो गई है। हमारे पीछे जो आप झंडे देख रहे हैं, ये उन तमाम देशों के झंडे हैं जिन देशों का इस एआई समिट में पार्टिसिपेशन हो रहा है। मेट डिपार्टमेंट के साथ जो इनका कोलैबोरेशन है, सपोज कीजिए कि कहीं कोई ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पे मौसम की क्या स्थिति है, किस तरीके से वहाँ लैंडस्लाइड हो सकता, फ्लड है, एवलांच है, ये सारे सिस्टम में एआई का कितना उपयोग है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। अब एआई बताएगा कि आने वाले दिनों में जैसे आप टिकट बुकिंग के लिए जाते हैं तो वो टिकट कैसा होगा। तो ये हमारा वेट लिस्ट प्रेडिक्शन मॉडल जो है वो परसेंटेज में दिखाता है। जैसे इस टिकट पे कंफर्मेशन की प्रोबेबिलिटी 13% है, यहाँ पर 78% है। तो डेफिनेटली पैसेंजर 78% वाले टिकट को बुक करना चाहेगा। गीता का ज्ञान अगर चाहिए तो वो भी एआई समिट में आपको मिल रहा है और उसके लिए भी तमाम तरह की तकनीकें यहाँ पे उपलब्ध है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई और सवाल किया कि एकाग्रता के बारे में आपको कृष्णा ने क्या सिखाया, तो अब आप यहाँ पे फिर से अर्जुन प्रकट होंगे और यहाँ पे बताएंगे कि एकाग्र क्या है और तमाम तरह की चीज़ें क्या है। एआई समिट में कई तरह के ऐसे इक्विपमेंट दिखाए जा रहे हैं जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। जो पूंजी है इसका काम है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी एस्पेक्ट में इसलिए भी है क्योंकि इसमें कैमरास लगे हुए हैं, इसमें सेंसर लगे हुए हैं और ये कैमरा सेंसर तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं उस पर नज़र रख रहा है और यह बताएगा कि किस तरीके से अगर कोई गैस लीक हो रही है या किसी तरह की कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, ये तमाम तरह की चीज़ें एआई बताएगा। अब टाटा ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिसमें आप जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे कार चलेगी। तो ड्राइवर जो है बायोमेट्रिक से वहाँ पे एक ऑथेंटिकेट करेगा और ऑथेंटिकेट करने के बाद ये अब ये स्टार्ट हो गया। अब आप समझिए, अब सामने में आप देख रहे हैं और गाड़ी चलनी शुरू हो रही है। मसलन कि अगर आपको सीधा जाना है तो आप इसको सीधा बोलेंगे कि मुझे स्ट्रेट जाना है। दिल्ली में फॉग में आपको कुछ नजर नहीं आता है, ऐसे में गाड़ी खुद बताएगी कि आप इतने स्पीड पे चलाइए या रुक जाइए क्योंकि आगे फॉग है। एआई ने जितनी तेजी से दुनिया को बदला है, उससे हर किसी को ये एहसास है कि एआई में निवेश करना है। यही कारण है कि ग्लोबल एआई मार्केट 288.8 अरब डॉलर का हो चुका है। अमेरिका ने अकेले 109.08 अरब डॉलर का निवेश किया है। चीन 9.29 अरब डॉलर निवेश की तैयारी कर रहा है। भारत ने 1.16 अरब डॉलर का निवेश किया है। एआई मार्केट में 39% हिस्सेदारी माइक्रोसॉफ्ट की है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आज एआई दुनिया में हर छठे इंसान की समस्या सुलझा रहा है। एआई में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में एआई बहुत कुछ बदल देगा। एक्सपर्ट ऐसे दावे कर रहे हैं कि दुनिया की 50% नौकरियों पर एआई का असर पड़ेगा। साथ ही ये 50% नए रोजगार के मौके भी पैदा करेगा। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फाइनेंस कंपनी गोल्डमैन सैक्स का दावा है कि अगर एआई का ज्यादा इस्तेमाल हुआ तो लगभग 6 से 7% नौकरियों पर असर पड़ेगा। 2023 में हाउए रिसर्च के मुताबिक करीब 30 करोड़ फुल टाइम जॉब्स के बराबर काम प्रभावित हो सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 8 करोड़ 30 लाख नौकरियां खत्म होंगी, 6 करोड़ 90 लाख नए जॉब्स के अवसर बढ़ेंगे। मैकिंजी एंड कंपनी का अनुमान है कि एआई के कारण 2030 तक 30% काम के घंटे ऑटोमेटेड हो सकते हैं। यानी ऐसी व्यवस्था बन जाएगी कि 100 में से 30 घंटे का काम खुद ब खुद हो जाया करेगा। उसके लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एआई का खतरे की बात करें तो एंट्री लेवल जॉब्स पर खतरा है, जैसे डेटा एंट्री, टेलीकॉलर जॉब्स, ट्रांसलेटर, भाषा आधारित नौकरियां, रूटीन राइटिंग जॉब्स, सामान्य अकाउंटिंग और ऑडिट, डिजाइनिंग वर्क, आईटी सेक्टर में एंट्री लेवल वर्क पर भी प्रभाव पड़ सकता है। वैसे एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि आईटी में जॉब खत्म होने से ज्यादा जॉब के तरीके बदलने का खतरा है और जो एआई को अडॉप्ट कर लेगा उससे ज्यादा उसको फायदा होगा, नहीं तो नौकरी पर खतरा बना रहेगा। एआई की एंट्री से अब डेटा एंट्री ऑपरेटर से डेटा क्यूरेटर बन जाएगा। यानी पहले काम था दिन भर फाइलों के नाम पता टाइप करना, यानी डिजिटल मजदूरी। अब एआई ये काम पलक झपकते ही कर लेता है। जूनियर कोडर से प्रॉम्प्ट इंजीनियर, पहले रात भर कोड की हजारों लाइनें लिखी जाती थी, अब एआई टूल्स खुद कोड लिख रहे हैं। ऐसे में नई भूमिका है प्रॉम्प्ट इंजीनियर की, जिसे एआई को सही से कमांड देना आता है। कॉल सेंटर से चैटबॉट आर्किटेक्ट पहले हैंडसेट लगाकर दिन में 100 बार एक ही सवाल का जवाब देते थे। अब चैटबॉट्स बेहतर जवाब दे रहे हैं, लेकिन चैटबॉट आर्किटेक्ट चाहिए जो एआई को देसी टच भी दे सके।
बैंक क्लर्क से एआई फाइनेंशियल एनालिस्ट, पहले पासबुक एंट्री और छोटे लोन वगैरह चेक करने का काम था। अब एल्गोरिदम सैकड़ों में बता देगा कि किसे लोन देना है और किसे नहीं देना है। ग्राफिक डिजाइनर से एआई विजुअल डायरेक्टर, पहले फोटोशॉप पर घंटों बैकग्राउंड हटाना, छोटी मोटी सजावट करना जरूरी था। अब एआई टूल्स एक लाइन लिखने पर पोस्टर बना देते हैं। इसीलिए नई भूमिका एआई विजुअल डायरेक्टर की होगी। इसमें एआई को विजन देने का काम करना होगा। वैसे एआई की दुनिया में कुछ नौकरियां ऐसी भी होंगी जो काफी सुरक्षित रहेंगी, जैसे इंसानों की देखभाल, इंटरैक्शन आधारित काम, कंस्ट्रक्शन, फील्ड वर्क। एआई के दौर में ये सुरक्षित रहने वाले हैं। सत्ता में, लेकिन आइए अब बात करते हैं एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय के उस साझा सपने की, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किए और खास तौर पर बनारस को बदल डाला। लेकिन अब उस सपने को व्यावसायिक हितों के लिए चोट पहुंचाने का विरोध हो रहा है। वाराणसी में 150 साल पुरानी संस्था थियोसॉफिकल सोसाइटी विवादों के घेरे में है। आरोप है कि जो जमीन पर छात्राओं का हॉस्टल बनना चाहिए था, वहां अब एक आलीशान 3 स्टार होटल खड़ा किया जा रहा है। इस जमीन पर व्यावसायिक निर्माण को लेकर काशी में भारी विरोध शुरू हो गया है। वाराणसी में थियोसॉफिकल सोसाइटी कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान चलाती है, जिनमें से एक है वसंत महिला इंटर कॉलेज। विवाद इस कॉलेज से जुड़ी 16 बिस्वा जमीन को लेकर है। यह जमीन मूल रूप से गर्ल्स हॉस्टल के लिए आवंटित थी, लेकिन अब इसे दयाल ग्रुप को लीज पर दे दिया गया है। दयाल ग्रुप यहां 65 कमरों वाला एक 3 स्टार होटल बना रहा है। इसे लेकर काशी में जबरदस्त विरोध है और मामला यूपी विधानसभा में भी उठा है। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक और बीएचयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह ने मुद्दा उठाया और सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि सरकार काशी की धरोहर से खिलवाड़ कर रही है और एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय की तपोभूमि को व्यावसायिक हितों पर तरजीह दी जा रही है। विरोध को धार देने के लिए 21 फरवरी को इस होटल निर्माण के खिलाफ एक बड़ा धरना भी होने वाला है। दयाल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 65 कमरों वाला ये 3 स्टार होटल पिछले 9 महीनों से बन रहा है। इसके निर्माण में अभी और 12 महीने का काम बाकी है। दयाल ग्रुप का कहना है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी और दयाल ग्रुप के बीच हुए समझौते के बाद होटल का निर्माण हो रहा है। सोसाइटी की जमीन हमने लीज पर ली है और वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद यहां ये काम किया जा रहा है। वहीं थियोसॉफिकल सोसाइटी का कहना है कि सब कुछ नियम के अनुसार हो रहा है। पहले भी ये जगह पोस्ट ऑफिस और प्रिंटिंग प्रेस को दी जा चुकी है, तो इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस लीज से संस्था को अतिरिक्त आय होगी, जिसमें हम शैक्षणिक और आध्यात्मिक गतिविधियां सुचारू रूप से चला सकेंगे। आपको बता दें कि थियोसॉफिकल सोसाइटी फिलहाल 4 शैक्षणिक संस्थाएं और गर्ल्स हॉस्टल चला रही है। सवाल यह है कि क्या संस्था को चलाने के लिए शिक्षा की जमीन पर होटल बनाना ही एकमात्र विकल्प था? इस मामले में जो टकराव हो रहा है, उसमें दोनों पक्षों की आवाजें आप भी सुनिए, फिर इस मामले की कुछ और परतें भी खोलेंगे। वाराणसी का ऐतिहासिक कामाख्या परिसर, जहां पर अब आरोप लग रहे हैं कि शैक्षणिक संस्थान जो महिलाओं के लिए एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किए गए थे, छात्रावास स्थापित किए गए थे, अब वहां पर अवैध रूप से होटल का निर्माण होगा। ये हमारे नियम के अंतर्गत बन रहा है, हमारी जमीन पे बन रहा है। इस पर किसी और का कोई भी दखल खारिज कुछ नहीं है। हमें सरकार से कोई भी सहायता नहीं प्राप्त होती है सोसाइटी चलाने के लिए, अतः इसलिए हम लोग अपना खर्च और बाकायदा प्रोपगेशन वगैरह करने के लिए जो खर्च लगता है सोसाइटी की बढ़ोतरी के लिए, उसके लिए हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हमने ये होटल बनाया है। जहाँ ये होटल बन रहा है वो उस जमीन में स्कूल का कोई दखल नहीं है और सबकी बाउंड्री अलग अलग है। ट्रस्ट बनाया गया था तो क्यों बनाया गया था? ट्रस्ट बनाने के पीछे तो उस समय तो होगा नहीं कि इसको बेचा जाएगा। तो ये अपने आप में गलत, घटिया और गंदा काम है और प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। प्रधानमंत्री को स्वयं हस्तक्षेप करना चाहिए और इस तरह की ट्रस्ट के लोगों ने जो काम किया है उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। ये जो 30 साल के लिए लीज एनी बेसेंट की संस्था जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, आज के इसके प्रबंधकों द्वारा दिया जाना, थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापित 1857
का जो सिद्धांत और उद्देश्य है उसके एकदम विपरीत है। जनरल सेक्रेटरी प्रदीप गोहिल है, वो किस अर्थों के आधार पर एक होटल जो अयासी का भी अड्डा होगा, जिसमें पब होंगे, बार होंगे, तमाम तरह की गतिविधियां होंगी, और वहीं गर्ल्स के हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स के स्कूल हैं, गर्ल्स के कॉलेज हैं, वहाँ छात्राएं पढ़ती हैं। अप्रॉक्सीमेटली लगभग हमको लगा है 16 से 17 बीस से जमीन, एक आलीशान होटल का निर्माण आप वहाँ जाएंगे तो 60% होटल निर्मित हो चुका है। और सरकार को भी मैं ये पूछना चाहूंगा कि सरकार क्या कर रही थी। कितने दुर्भाग्य की बात है, जहाँ मतलब बनारस एक समय शिक्षा का गढ़ था, तो ये सरकार शिक्षा को एक तरीके से मिटाना चाहती है और पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है। पूरा विपक्षी दल एक तरीके से इस आंदोलन को उठाएगा। इस मामले में राजनीतिक एंगल भी है। जो दयाल ग्रुप ये होटल बना रहा है उसका राजनीतिक बैकग्राउंड है। राजेश सिंह दयाल यूपी बीजेपी के प्रवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं। वो राज्य के बड़े व्यापारी भी हैं। रियल एस्टेट, दवाइयों और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के बड़े व्यवसायी हैं। ये दयाल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, दयाल पैराडाइज, दयाल गेटवे और दयाल बाग जैसे होटल और रिजॉर्ट चलाते हैं और मेल्टिंग पॉइंट कैफे भी संचालित करते हैं। यानी अब एक तरफ 150 साल पुरानी विरासत और एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों का सपना है, तो दूसरी तरफ एक कद्दावर नेता और व्यवसायी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस विवाद को पूरी तरह समझने के लिए हमें उस संस्थान और उस विरासत को भी जानना चाहिए जिसकी जमीन पर अब ये कमर्शियल निर्माण किया जा रहा है। जिस जमीन पर यह होटल बन रहा है वो वसंत कन्या महाविद्यालय की है। इसे वसंत कन्या महाविद्यालय पीजी कॉलेज या वीकेएम के नाम से भी जाना जाता है। ये वाराणसी में स्थित एक महिला महाविद्यालय है जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त हैं। वसंत कन्या महाविद्यालय की स्थापना डॉक्टर रोहित मेहता ने 1954 में की थी। डॉक्टर मेहता डॉक्टर एनी बेसेंट से प्रेरित थे। महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने इस महाविद्यालय की स्थापना की। ये महाविद्यालय बेसेंट एजुकेशन फेलोशिप द्वारा संचालित होता है। आपको ये भी बता दें कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम HP वालावात्स्की और कर्नल HS ओलकोट ने की थी। 1882 में इसका मुख्यालय चेन्नई स्थानांतरित किया गया। अब सवाल यह है कि 1875 में शुरू हुई एक वैश्विक संस्था और 1954 में स्थापित एक महिला कॉलेज की जमीन आखिर 2024-25 में एक होटल के लिए क्यों दे दी गई?